हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं और इस क्वेश्चन को भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू एक्स लिमिटेड। हमें एक्स लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 31 मार्च 2018 का। इसमें हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स होता है, सेल्स दी हैं। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिए हैं, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस पॉइंट नंबर 2 में इसकी डिटेल दी है। अदर एक्सपेंसेस की डिटेल पॉइंट नंबर 3 में दी है। नीचे हमें टैक्स पेड दिया गया है 64,000 और नोट्स में पर दिए गए पॉइंट्स 1, 2, 3 की डिटेल दी गई है। और सबसे नीचे हमें करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए गए हैं। क्वेश्चन में बोला नहीं है हमें कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो हम कोई भी मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका फॉर्मेट तैयार कर लेंगे और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें दो चीज़ें चाहिए, कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स और कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास निकल आती हैं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो वर्किंग नोट में हम सबसे पहले यही दो चीज़ें निकाल लेंगे। तो कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स निकालने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए, सेल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस एंड ट्रेड रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस। और ये तीनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। सेल्स दी है हमें 30 लाख। अगर आप ये क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो बुक अपने सामने रखना ताकि आपको अमाउंट समझ में आती रहे। तो सेल्स दी है हमें क्वेश्चन में 30 लाख और ट्रेड रिसीवेबल्स के हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं 4,15,000 और 4,52,000। ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हमें 4,15,000 और ट्रेड रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है हमें 4,52,000। इन तीनों को प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास फिगर आएगी 29,63,000। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट हमने निकाल लिया है, कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स 29,63,000। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉय। इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया है। पहले हम कैश पेड टू सप्लायर्स निकाल लेंगे, फिर कैश पेड टू एम्प्लॉयज़ निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो कैश पेड टू सप्लायर्स निकालने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होनी ज़रूरी है, परचेजेस, ट्रेड पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के ओपनिंग बैलेंस, ट्रेड पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के क्लोजिंग बैलेंस। क्वेश्चन में हमें परचेजेस की डिटेल नहीं दी है, लेकिन परचेजेस को निकालने की इंफॉर्मेशन ज़रूर दी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दिया है और नीचे क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज, स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हम +1 से पढ़ रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास परचेजेस निकल आएगा। तो परचेजेस आएगा हमारा 22,31,000। ऑप्शन में हमें ट्रेड पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं, इनको भी हम फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया है 1,50,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस दिया है हमें 17,000। ऐसे ही ट्रेड पेबल के क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया है 1,78,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्लोजिंग बैलेंस दिया है हमें 15,000। ये दोनों हमें माइनस करना है, इसीलिए इनको हम ब्रैकेट में रखेंगे। इन सब को प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास कैश पेड टू सप्लायर्स आ जाएगा 22,45,000। अब हमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यहाँ रखना है। बुक में हमें इनकी इन्फॉर्मेशंस भी दी हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिए हैं और यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस के रूप में दिया है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है 2,25,000, ऑफिस एक्सपेंस है 68,000। अब इनको अगर हम
ऐड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ 25,38,000। अब जो वर्किंग नोट में हमने इनकी वैल्यूज़ निकाली हैं, इनको हम यहाँ रख लेंगे। कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर आया है हमारा 29,63,000। ऐसे ही कैश पे टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय निकाला है हमने 25,38,000। फर्स्ट पॉइंट में से सेकंड पॉइंट को अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आएगा 4,25,000। क्वेश्चन में हमें टैक्स पेड दिया है 64,000। तो टैक्स पेड 64,000 को अगर हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 3,61,000। फाइनल आंसर को हम लास्ट कॉलम में रखेंगे। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाला है यहाँ पे हमने डायरेक्ट मेथड से। अब यही क्वेश्चन हम इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हमें दिया है 2,44,000। तो हमने रखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,44,000। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड स्टेप होगा हमें इस दिए हुए प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, क्योंकि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और कैश फ्लो स्टेटमेंट में नॉन कैश आइटम नहीं आएंगी। हम सॉल्व कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इसमें नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी नहीं आएंगी, इसलिए हम इनको अगर ऐड किया है तो लेस कर देंगे, अगर लेस किया है तो ऐड कर देंगे। तो पॉइंट 1 की डिटेल में हमें अदर इनकम दिया है, डिविडेंड रिसीव्ड एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। ये दोनों चीज़ें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है और इनको हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करते टाइम ऐड किया होगा, इसीलिए इन दोनों को हम लेस कर देंगे। तो डिविडेंड रिसीव प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग को हमने लेस कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में हमें डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस यानी कि नॉन कैश आइटम्स दी है, इनको प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाते टाइम हमने घटाया होगा और इसीलिए ये नॉन कैश आइटम है, इसीलिए हम इनको वापस ऐड कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन गुडविल रिटर्न ऑफ को हमने ऐड कर दिया है क्योंकि ये नॉन कैश आइटम्स हैं। थर्ड पॉइंट में अदर एक्सपेंसेस में हमें लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन दिया है, ऑफिस एक्सपेंस दिया है, शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ दिया है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है और शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ये नॉन कैश आइटम है, इसलिए इन दोनों को भी हम वापस जोड़ देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 36,000 और 10,000। इन सबको हमें ऐड करना है और इसको हमें लेस करना है। तो इन सब को ऐड करके हम कॉलम में लिखेंगे 2,21,000। इन दोनों को हमें लेस करना है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे। इन दोनों का टोटल होगा 45,000। अब 2,44,000 में से इन दोनों को प्लस माइनस करके हमारी अमाउंट आएगी 4,20,000। और ये क्या आया है? ये आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। और इसी के साथ हमारा थर्ड स्टेप ख़त्म हो गया है। सेकंड स्टेप था एडजस्टमेंट करने का और थर्ड स्टेप है प्रॉफिट में से इन एडजस्टमेंट को प्लस माइनस करके हमने निकाली ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। फोर्थ स्टेप होगा हमें करंट एसेट्स ऐड करनी है और लेस करनी है। इंक्रीज इन करंट एसेट हमने ऐड किया है, तो इंक्रीज इन करंट एसेट को हम लेस करेंगे। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड किया है, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को हम माइनस करेंगे। तो ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी होता है। शुरू में 1,50,000 थे और काउंटिंग पीरियड के एंड में 1,78,000 हो गए हैं। 28,000 इंक्रीज हो गए हैं। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 28,000 ट्रेड पेबल। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल।
4,15,000 से 4,52,000 हो गया है, तो 37,000 इंक्रीज हो गया है। 37,000 ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री, 3 लाख से 2,84,000 हो गया है। करंट एसेट डिक्रीज हो गई है 16,000 से, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे 16,000 स्टॉक। आइटम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 17,000 से 15,000 हो गए हैं, तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है 2,000 से, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में नोट करेंगे 2,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो जितनी भी हमें करंट एसेट करंट लायबिलिटी दी थी उन सबको हमने प्लस माइनस कर लिया है। इन दोनों को प्लस करके आएगा 44,000, इन दोनों का टोटल आएगा 39,000। हमारा फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब इन दोनों को इसमें प्लस माइनस करके हमारे पास जो फिगर आएगा वो आएगा 4,25,000, और ये क्या आया है, ये आया है नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और लास्ट स्टेप है फिफ्थ स्टेप, लेस कर देंगे टैक्स पेड। टैक्स पेड हमें क्वेश्चन में दिया है 64,000, तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से अगर हम टैक्स पेड माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 3,61,000, इसलिए उसको लास्ट कॉलम में रखेंगे। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड से भी आंसर 3,61,000 आया है, और डायरेक्ट मेथड से सेम क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर सेम आया है 3,61,000। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। आई होप कि आपको डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों समझ में आ गए होंगे।